नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता मोनिका सिंह जी, जो देंगी आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। मोनिका जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद आपका। दर्शकों, आज हम बातचीत करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट यानी कि मोटर वाहन अधिनियम के बारे में। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि गाड़ियों की जब हम बात करते हैं, कार्स की बात करते हैं, हमारे जीवन का ये अभिन्न अंग बन चुकी है। बिना गाड़ियों के जीवन की तो हम कल्पना कर नहीं सकते। और मोनिका जी, आप भी बिल्कुल एग्री करेंगे कि बिना ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, बिना गाड़ियों की अगर हम बात करें, तो हम अपनी लाइफ को बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। शायद अब से 100-150 साल पहले जो सिनारियो होगा वो डिफरेंट रहा होगा, बट अब तो बिना गाड़ियों के लाइफ की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आज हम मोटर व्हीकल एक्ट यानी कि मोटर वाहन अधिनियम के बारे में आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है, ये कब बना, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था और क्या इसकी पृष्ठभूमि रही है? हर चीज़, जैसे आपने खुद ही कहा कि जो मोटर वाहन है, आजकल ट्रांसपोर्टेशन है, वो बहुत ही अभिन्न अंग है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आप रोज़ देखते होंगे कि कितनी गाड़ियाँ सड़कों पे दौड़ रही हैं। हमें ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, तो हम निर्भर है अपने ट्रांसपोर्टेशन पे, चाहे हम बाइक से जा रहे हैं, बसेस से जा रहे हैं, चाहे कार से जा रहे हैं। इसीलिए इस यातायात को नियंत्रण करने के लिए हमें कानून की भी जैसे ज़रूरत पड़ी है। तो सबसे पहले जो कानून बना है मोटर व्हीकल, वो 1914 में बना था, क्योंकि उस टाइम हमारा देश आज़ाद नहीं था। तो ये जो कानून था मोटर व्हीकल एक्ट 1914 का, तो ये पूरे ब्रिटिश इंडिया पे एप्लीकेबल था। उस टाइम तो मुझे लगता है 1914 की जब हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जब हम गाड़ियों की बात करते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक नॉवेल्टी थी, वो एक लग्जरी थी। गाड़ियाँ भी बहुत ही कम चला करती होंगी शायद सड़कों पे, क्योंकि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता होगा। तो धीरे धीरे कैसे बदलाव आया? जी, मैं वहीं पे आ रही हूँ। तो वो जो 1914 का एक्ट था वो रिपील हो गया। उसके बाद फिर एक और एक्ट आया 1939 जी। तो इसमें थोड़ी सी उन्होंने जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, हमारे देश की तरक्की होती रही, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता रहा, तो वैसे वैसे कानून की में भी अमेंडमेंट्स होती रहीं और नए नए कानून आते रहे। तो इसमें फिर उसके बाद एक एक्ट आया 1939 में, मोटर व्हीकल एक्ट। उसमें ये कैसे डिफरेंट था इस 1914 के। इसमें एक ये कंपलसरी कर दिया गया था थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो कि 1914 वाले एक्ट में नहीं था। तो फिर ये उसके जब इससे भी काम नहीं चला, तो फिर एक नया एक्ट आया जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के नाम से जाना जाता है। और ये एक्ट, इसमें भी समय के साथ साथ अमेंडमेंट्स हुई हैं। अभी तक जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो 5 अमेंडमेंट्स हुई हैं इसमें। तो ये एक्ट में लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो 2009 में हुई है जी। तो ये इसका इतिहास रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रही, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ते रहे, हमें ज़रूरत महसूस हुई नए कानून में अमेंडमेंट लाने की, तो अमेंडमेंट होते रहे, पुराने जो कानून थे वो रिपील होते गए जी। तो मोनिका जी, मोटर व्हीकल एक्ट जैसा कि नाम ही है कि मोटर वाहन अधिनियम, तो इसमें मोटर को भी क्या क्लासिफाइड किया हुआ है? क्या जब हम बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट, तो क्या सिर्फ गाड़ियाँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसमें आता है, या फिर अगर हम ई रिक्शाज़ की बात करें, हम छोटी मोटरसाइकिल्स की बात करें, वो सब भी इसमें आती हैं? हाँ, ये इसमें जो एक्ट में है ये सारी इसमें क्लासिफिकेशन हर एक मोटर की उसके वेट के हिसाब से, उसके उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से इसमें क्लासिफिकेशन करी गई है इस एक्ट में। और उसी हिसाब से जैसे क्लासिफिकेशन है, हम चलाते हैं गाड़ियाँ, तो उसी हिसाब से जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी उसमें इंडोर्समेंट होना उसी हिसाब से बहुत ज़रूरी है जी। तो मोनिका जी, अगर थोड़ा आप ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हमें बताइए, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं। कुछ अगर हम बात करें लाइट मोटर व्हीकल्स होती हैं, कुछ हैवी ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल्स होते हैं, और कुछ इंडस्ट्रियल व्हीकल्स भी होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं, 32 व्हीलर्स भी होती हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे मोटर व्हीकल एक्ट में एक्यूमुलेट किया गया, और ड्राइविंग लाइसेंस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखो, ये जो एक्ट है, एक्ट में आप प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकता। ये एक ऑफेंस है और इसमें पनिशमेंट का प्रावधान भी है। और जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ऑलमोस्ट 3-4 प्रकार के हैं। जैसे एक टेम्प्रेरी लाइसेंस है, जो हमें जब हम गाड़ी सीख रहे होते हैं तब वो हमें मिलता है टेम्प्रेरी लाइसेंस। उसके बाद परमानेंट लाइसेंस होता है, उसके बाद कमर्शियल लाइसेंस है, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको चलाने के लिए। इसमें बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो भी हम गाड़ी
चलाते हैं तो उसमें उस चीज़ की इंडोर्समेंट होनी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मानो कोई इंसान LMV छोटी गाड़ी जो अपने यूज़ के लिए हम लोग रोज़मर्रा चलाते हैं और उनका वो लाइसेंस है, उसमें जो इंडोर्समेंट है वो LMV और NT की है, और उसके बावजूद भी वो अगर कोई ऐसी गाड़ी चलाते हैं जिसमें वो इंडोर्समेंट नहीं है, वो उस चलाने के लिए वो नहीं चला सकते, उसके लिए वो एक ऑफेंस है। जी, कई बार मोनिका जी ये भी देखते हैं हम कि आपके एंडोर्समेंट है कि आपने जो लाइसेंस लिया है वो लिया लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, मतलब आपने गाड़ी का लिया है और कहीं ना कहीं आप एक ट्रक भी चला रहे हैं, आप एक बस भी चला रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी सवारियां भी उसमें बैठी होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जान को भी आप जोखिम में डाल रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो क्या ये कानूनी अपराध है और क्या ये इसमें सज़ा भी दी जाएगी? जी, मैं वही उसी बात पे आ रही हूँ कि उसमें इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक्ट में ये प्रावधान है कि भाई जो भी लाइसेंस अप्लाई करते हैं उसके लिए उस चीज़ को चलाने के लिए उसमें इंडोर्समेंट होनी चाहिए। जैसे LMV है जो छोटी गाड़ियाँ चला रहे हैं उनको उस चीज़ की इंडोर्समेंट, अगर कोई हैवी और गुड ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं तो उसमें इंडोर्समेंट होना बहुत मैंडेटरी है। इसलिए मैंडेटरी है कि या तो क्योंकि अगर आप कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाता है उस गाड़ी से तो उसी बेस पे इंश्योरेंस कंपनी उनके क्लेम को रेपुडिएट कर सकती है, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है इंश्योरेंस की वो ब्रीच होती है। तो इसीलिए ये बहुत मैंडेटरी है कि जब आप कोई भी इंसान अगर जो गाड़ी चलाए उसको उसकी इंडोर्समेंट उसमें होने बहुत ज़रूरी है। और इसमें ऑफेंस भी है, अगर आप नहीं है, अगर आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप चलाते हैं तो इसमें ऑफेंस है, उसमें फ़ाइन भी है और 3 साल की 6 महीने की सज़ा और प्लस फ़ाइन और बोथ कुछ भी हो सकता है। जी मोनिका जी, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि जैसा आपने जिक्र भी किया कि जब आप एक ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, पहले आपको टेम्प्रेरी मिलेगा, उसके बाद आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, और कई बार हम ये देखते हैं कि लोग बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल चीज़ें चलाते हैं। कई बार लोग बाइक भी चलाते हैं और कई बार एक गाड़ी भी चलाते हैं, और कुछ केसेस में हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति बस भी चला रहा होता है। तो ऐसे मामलों में क्या उसको सेपरेट ड्राइविंग लाइसेंस लेने होते हैं या एक ही इंडोर्समेंट काफ़ी है? नहीं, ऐसे में क्या है कि उसमें एक ही ड्राइविंग लाइसेंस में वो सारी इंडोर्समेंट आ जाती हैं जो वो गाड़ी चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं। जी। अगर आप मानो अभी अगर आपके पास LMV का इंडोर्समेंट है और आप कोई चलाना चाहते हैं तो आप उसको मॉडिफाई करा सकते हैं, उसमें इंडोर्समेंट लगवानी मैंडेटरी है। जी। और मोनिका जी, एज की जब हम बात करते हैं हम देखते हैं कि और ख़ासकर जो टीनेजर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको काफ़ी शौक़ रहता है गाड़ी चलाने का, चाहे बाइक चलाने का। तो टेम्प्रेरी लाइसेंस की जब हम लर्नर लाइसेंस की जब हम बात करते हैं, कौन सी एज में आप ले सकते हैं और जो परमानेंट लाइसेंस है वो कितनी एज में आपको मिलेगा? देखिए, कोई भी लाइसेंस लेने के लिए एज जो है वो एज़ पर एक्ट 18 साल है। 18 साल से नीचे जो अगर ड्राइविंग कोई करता है तो दैट इज़ एन ऑफेंस और वो पनिशेबल है। 18 साल से ऊपर जो भी है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो हैवी व्हीकल्स हैं उसके लिए ये एज है वो 20 साल रखी गई है। और जो विदाउट गियर हैं जिस मोटर बाइक्स वो 16 साल में ही भी चला सकते हैं। जी। और ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल जैसे मैं देखती हूँ बच्चे विदाउट द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स वो गाड़ियाँ ले लेते हैं, चला लेते हैं और किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो इसमें एक माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को 18 साल से पहले वाहन ना दें उनके कोई भी, जब तक कोई उनके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर लाइसेंस ना हो। जी मोनिका जी, जब हम बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट की तो हम ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं गाड़ियों की, और गाड़ियाँ चला कैसे सकते हैं आप, गाड़ियाँ चलाते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से कानून आपके पीछे आ जाएगा अगर आप इन चीज़ों में कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, पेडेस्ट्रियन की जब हम बात करते हैं, एक राह चलता है इंसान, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एक रोड पे चल रहा हूँ, रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, मेरे क्या राइट्स हैं उस पर? हाँ, हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम गाड़ी से चलते हैं तो हम शायद पेडेस्ट्रियन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जबकि पेडेस्ट्रियन का सबसे पहला राइट है। जब भी कोई गाड़ी चल रही है हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि पेडेस्ट्रियन अगर क्रॉस करना चाह रहे हैं तो हम अपनी गाड़ी रोक दें और पहले उनको जाने दें, क्योंकि पेडेस्ट्रियन का हमेशा पहला अधिकार है। वैसे तो एक्ट में पेडेस्ट्रियन के बारे में इतना कुछ साइलेंट है, इतना कुछ कहानी है, परंतु अभी अमेंडमेंट के बाद
एक अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 138 का सब सेक्शन 1A में ये अधिकार दिया है सरकार को, राज्य सरकार को, कि वो पेडेस्ट्रियन की सुरक्षा के लिए, उनके सुविधा के लिए समय समय पर कानून बनाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो पेडेस्ट्रियन के लिए इस न्यू अमेंडमेंट में ऐड करी है। और जैसे आप देखते हैं कि हमारे शहर में भी पेडेस्ट्रियन पाथ बन रहे हैं, तो मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सभी अपील करूंगी कि वो बीच सड़क में ना चल के पेडेस्ट्रियन पे चलें, ताकि जो ट्रैफिक का फ्लो है वो भी ठीक रहे, उनको भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना होए और कोई दुर्घटना भी ना होए। और मोनिका जी, कई बार हम ये भी देखते हैं, इसमें दो थ्योरीज सामने आ जाती हैं। कई बार जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि आप साइड पे ही चलेंगे, तो कई बार जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि आप बिल्कुल साइड हट जाइए, या कहीं ना कहीं बहसबाजी इस बारे में हो जाती है। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि जो पेडेस्ट्रियन है वो बीच सड़क में ही चलना शुरू कर देता है कि भाई पेडेस्ट्रियन हूँ मैं, मेरा तो पहला राइट है रोड पे। तो इसको ज़रा थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कीजिए कि इस मामले में कौन से पक्ष को आप सही मानती हैं? देखिए, ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि दोनों को ही बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूर है कि पेडेस्ट्रियन का पहला राइट है। हमें जो भी गाड़ी वाले हैं उन्हें रुकना चाहिए, उनको रास्ता देना चाहिए जी। और ये भी गलत है कि अगर जो गाड़ी वाला चल रहा है वो पेडेस्ट्रियन को जाने ना दे या उसे रोके या ऐसा कुछ करे। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि समझदारी से अपना बचाव, पेडेस्ट्रियन को भी अपना बचाव करना चाहिए ताकि कोई अनहोनी ना होए, और गाड़ी वालों को भी, जो गाड़ी से चल रहे हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि पेडेस्ट्रियन का फर्स्ट राइट है चलने का, तो उनको रास्ता दें जी। कहीं ना कहीं संयम बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप सड़क पे आ रहे हैं, चाहे आप गाड़ी लेके भी आ रहे हैं या आप ऐसे भी राहगीर हैं, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं संयम बरतें, कहीं ना कहीं कानून का पालन करें, कहीं ना कहीं अपने बारे में भी देखें। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप देखें कि गाड़ी तो नहीं आ रही। कई बार ऐसा भी हो जाता है। हम बात करेंगे दुर्घटनाओं की। अक्सर हम ये देख रहे हैं कि गाड़ियों की वजह से काफ़ी सारी दुर्घटनाएँ होती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जब एक्सीडेंट हो जाता है दो गाड़ियों के बीच में, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए और कानून क्या कहता है? देखो, फॉरमोस्ट अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए जी। अगर कोई दुर्घटना में कोई हानि हुई है किसी की जान की, या किसी को मेडिकल एड की ज़रूरत है, तो उससे पहले मुझे लगता है कि वो उनको मेडिकल हेल्प के लिए जी कॉल करना चाहिए, एम्बुलेंस कॉल करना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद फिर आप जो भी इन्वॉल्व हैं गाड़ी एक्सीडेंट्स में, उनके ड्राइवर का नाम, उनका पता, ये सारा जो जितनी भी डिटेल्स है वो पुलिस को बतानी चाहिए। और बट मोनिका जी, कई बार ये भी होता है, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर हम कानून की बात करें, आप बता रहे हैं कि कानून इस तरह से चलता है, बट कई बार हम ये देखते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हैं और कई लोग हिट करके भाग जाते हैं, हिट एंड रन कर देते हैं। तो ऐसे मामलों में जो एक राहगीर है उसको तो पहले ही चोट लग गई, वो तो इतनी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। तो हिट एंड रन केसेस में फिर कानून कैसे कार्य करेगा? हिट एंड रन केसेस में ये होता है कि सबसे पहले तो गाड़ी का पता नहीं चलता कि कौन किसने हिट करा है। उसके लिए भी कानून में प्रावधान है। एक ड्यूटी हम लोगों की जो स्टैंड बाय जो जितने भी लोग इधर उधर हैं, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो अगर किसी को मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो सबसे पहले उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए, और जो उन्होंने देखा है वो पुलिस को उनकी जो बताया जाए, क्लियर उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। अगर कोई गाड़ी का नंबर किसी ने देखा है तो उनको बताया जाए, ताकि पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करके आगे कार्रवाई कर सके, और जिसको चोट लगी है उसको उसके एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसको कंपनसेशन के वो मिल सके। फर्स्ट एड भी दी जाए उसे, जो एक व्यक्ति है जो घायल हो रहा है, कम से कम उसे हॉस्पिटल ले जाना, क्योंकि हमारी सबसे पहले ड्यूटी तो यही है कि जो इंसान को किसी को लगी है वो हमें उसकी जान सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसको उसमें मेडिकल असिस्टेंस दी जाए। इसी उद्देश्य से जो 2019 में अभी अमेंडमेंट हुई है, तो एक गोल्डन आवर्स का एक अमेंडमेंट इसमें लाई गई है, जो सेक्शन 2 में अमेंडमेंट की गई है। उसमें ये है कि जो
बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक, इतना ज़्यादा एक्सीडेंट में फेटल एक्सीडेंट जिसे कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो उसको 1 घंटे के भीतर उसे मेडिकल असिस्टेंस दी जाए। तो इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो अमेंडमेंट है वो 2019 के एक्ट में इसमें MV एक्ट में लाई गई है। जी मोनिका जी, आप इतनी सीनियर एडवोकेट हैं और इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस रहा है, बट कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से काफ़ी हद तक एग्री करेंगे कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, हमने भी कई बार देखा है कि सड़क के किनारे एक्सीडेंट हुआ है, कई बार लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल होते हैं, बट इस डर की वजह से कि कहीं हमें पुलिस और कोर्ट और कचहरी में ना हम फंसें, इस वजह से लोग अपनी गाड़ी को लेकर आगे चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि जो व्यक्ति, अगर उसे टाइम से फर्स्ट एड मिल जाती, टाइम से अगर आप उसको हॉस्पिटल ले जाते तो शायद एक जान बच सकती थी। तो ऐसे मामलों में आप उन लोगों को क्या कहेंगी? और कानून की जब हम बात करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है कानूनी सलाह, तो क्या सलाह आप एक आम व्यक्ति को देना चाहेंगी कि वो मदद करे और किस प्रकार से कानून के दायरे में रह के मदद करे? जी, इसी चीज़ को देखते हुए जो मैंने अभी कहा ना कि गोल्डन पीरियड जो है, गोल्डन आवर जो 1 घंटे का पीरियड है, जिसमें अमेंडमेंट में ये बताया गया कि फॉरमोस्ट उसे बचाने का है, जिसे क्योंकि फेटल एक्सीडेंट में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, उसकी ट्रीटमेंट शुरू करे, ताकि क्योंकि हमारे देश में लगभग प्रतिदिन 50,000 से अधिक एक्सीडेंट रिपोर्ट होते हैं। तो उसमें कुछ इतने फेटल होते हैं कि जिसमें 50% के लगभग हम जान बचा सकते हैं अगर हम उनको इमीडिएटली फर्स्ट एड या फिर उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। इसी उद्देश्य से जो मैंने कहा कि गोल्डन आवर का जो ये है, ये अमेंडमेंट में लाया गया। और इसके अलावा जो मैं कहना चाहूँगी, जहाँ तक आपकी बात समझ रहा हूँ, जितना मुझे समझ आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से राह चलते किसी जो एक्सीडेंट में शामिल व्यक्ति, अगर उसकी मदद करता है, उसे अपने गाड़ी में ले जाता है जब तक पुलिस नहीं आई है, और अगर उसे फर्स्ट एड या हॉस्पिटल लेके जाता है, तो कहीं ना कहीं आप जो डर लोगों को रहता है कि अब आप ही के ऊपर कहीं पुलिस कंप्लेंट ना कर दे या कुछ और ना हो जाए, वो सब नहीं होगा। वो सब नहीं होगा। इसी पॉइंट पे मैं आ रही थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी टाइम टू टाइम डायरेक्शंस आती रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी डायरेक्शंस कि ताकि लोग आगे आएँ और लोगों की हेल्प करें। उनको लोग ज़्यादातर ये लगता है उनको लोगों को कि हम लोग अगर किसी की हेल्प कर देंगे, शायद हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, हमें किसी लीगल कॉम्प्लिकेशंस में ना पड़ना पड़े, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये है कि आप अगर उनको हेल्प करते हैं, हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, उनकी जान बचती है, उसमें उनको कोई भी किसी प्रकार की लीगल, कोई पुलिस, किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, कोई ट्रबल नहीं आएगी। आप मदद करते हैं, कहीं ना कहीं आप एक अवेयर नागरिक बनते हैं, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की जान बचाते हैं, तो उसका तो दर्जा बिल्कुल भगवान के बराबर कहा जाता है। और अगर हम अपने सामाजिक रीति को भी माने तो कहीं ना कहीं भगवान का दर्जा मिलता है कोई व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति की जान बचाए। और मोनिका जी, आपने जैसा कि अभी जिक्र भी किया, आपने बताया भी कि कहीं ना कहीं हम लोगों को मदद करनी चाहिए एक्सीडेंटल केसेस में। और एक्सीडेंटल केसेस में मैं ये जानना चाहूँगा कि जब केसेस आते हैं, कोर्ट में आते हैं, तो कैसे कॉम्पनसेशन को डिसाइड किया जाता है, और जो व्यक्ति एक्सीडेंट करता है उसे कितनी सज़ा है, कितना फ़ाइन है? देखो, जैसे एक्सीडेंट केसेस में या तो इंसान इंजर्ड होता है या फिर उसकी डेथ होती है। इन दोनों ही केस में जो इंजर्ड के केस में खुद जो इंजर्ड पर्सन है वो एक एप्लीकेशन दायर करता है किसी लॉयर के थ्रू, और उसमें जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे एफआईआर हो गई, जो उनका एडमिट रहे हैं, जो भी उनका उपचार हुआ है हॉस्पिटल में, जितना खर्चा आया है उसके बिल वो सारे लगा के, उसके बाद कोर्ट उसमें उनकी इनकम के हिसाब से एक जो हमारे एक्ट में एक टेबल है जिसके हिसाब से उनकी एज प्लस उनका खर्चा जितना हुआ है उस हिसाब से कंपनसेशन डिसाइड होती है। वैसे ही डेथ के केस में भी जो होते हैं, डेथ के केस में उनके लीगल हेयर्स जो हैं वो फाइल कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए, और उसमें भी वही फार्मूला है कि उनकी एज कितनी थी, कितना उन्होंने अभी जीना था, कितने उनके डिपेंडेंट्स हैं, कौन उनके लीगल हेयर्स हैं, कितना वो इनकम करते थे, कितना उनको लॉस हुआ है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, उसी हिसाब से कंपनसेशन दी जाती है। जी,
और कॉम्पनसेशन का जैसा आपने जिक्र किया कि कॉम्पनसेशन का केस आपको कोर्ट में दायर करना पड़ेगा। कई बार ये भी होता है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है जो व्यक्ति है वो शायद फाइनेंशियली इतना साउंड ऑफ ना हो कि वो एक लॉयर एंगेज करे, तो क्या इस प्रकार से कोई लीगल एड के तहत कोई उनको फ्री लीगल एड के तहत कोई स्कीम दी जाती है जिससे कि वो उन्हें एक वकील हायर करने में ईजी हो? बिल्कुल, बिल्कुल प्रावधान है लीगल एड का भी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई लॉयर हायर नहीं कर सकता है तो उसके लिए लीगल एड का प्रावधान भी है जी। और इसमें अभी है कि जो जैसे ही एक्सीडेंट होते हैं तो पुलिस AIR फाइल कर देती है विद इन, और इसमें पहले इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं था कि कितने टाइम पीरियड में, लिमिटेशन नहीं थी, परंतु अब 2019 के एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई है उसमें अब 6 महीने कर दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये फाइल करनी ही करनी है जी। तो ये जो है, जैसे लोग कई बार लोगों को नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड है, कितने टाइम पीरियड में हमने फ़ाइल करनी है, क्योंकि पहले ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं था। परंतु अब मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से अवेयर करना चाहती हूँ कि लोग जो भी इस कंपनसेशन के लिए अगर एक्सीडेंट में उनको चोट लगी है या कोई किसी की डेथ हुई है तो वो विद इन 6 मंथ अपनी एक पटिशन कोर्ट में दायर कर सकते हैं। अब मोनिका जी, आपकी इतने सालों की प्रैक्टिस है तो हम देख रहे हैं कि पहले मोटर व्हीकल एक्ट में फ़ाइन्स काफ़ी कम होते थे, चालान काफ़ी कम होते थे, बट आजकल हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही अगर उनकी फ़ोटो पुलिस क्लिक कर लेती है, कहीं ना कहीं अगर समन उनके घर में आ जाता है तो लोगों में थोड़ी डर भी है, थोड़ा दहशत भी है, क्योंकि कुछ ना कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या बदलाव किए गए हैं। हाँ जी, अभी जो एक्ट में अमेंडमेंट हुई है उसमें जो फाइन्स हैं वो ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ गए हैं। जैसे ड्रंक एंड ड्राइव, क्योंकि मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स हम देखते थे वो या तो नशा करके ड्रिंक एंड ड्राइविंग के कारण होते थे या ओवर स्पीड के कारण होते थे, नेग्लिजेंस के कारण होते थे। तो इन्हीं सभी के में जो है फ़ाइन काफ़ी हैवी कर दिया गया है और इसमें फ़ाइन के साथ साथ इसमें पनिशमेंट का भी प्रावधान किया गया है ताकि लोग समझें और उनको लगे कि नहीं थोड़ा जो रोड पे चलें तो वो अपना नियम से चलें, फॉलो करें, लॉ फॉलो करें, पेडेस्ट्रियन का भी ध्यान दें। तो इसी के देखते हुए कि रोड एक्सीडेंट्स जो इतने होते थे उसी को देखते हुए अमेंडमेंट्स ये लाना मुझे लगा कि ज़रूरी होगा, इसीलिए ये अमेंडमेंट्स आई हैं और ये इसमें फ़ाइन का काफ़ी 10 गुना बढ़ा दिए गए हुए फाइन्स। बिल्कुल, और हम तो ये सुन रहे हैं कि एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ तो आपके ड्रंक एंड ड्राइव और इस प्रकार के केसेस में, और नॉर्मल अगर आप सीट बेल्ट भी नहीं लगाते तो उसमें भी बहुत ह्यूमंगस इंक्रीज़ कर दिया गया, और कहीं ना कहीं डेटरेंट है। अगर आप इतना ज़्यादा फ़ाइन को इंक्रीज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग शायद अवेयर हों, शायद लोग समझे भी, और अपनी जान के साथ साथ दूसरे की जान की भी वो कहीं ना कहीं सुरक्षा करेंगे। मैं जानना चाहूँगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। आपने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कुछ 1940 के आसपास लाया गया। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है क्या और ये किस प्रकार से कार्य करता है? हाँ, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी इंसान गाड़ी चला रहा है इसमें ये है कि इसमें जो व्यक्ति है वो कवर हो जाता है इंश्योरेंस के अंदर। अगर उससे किसी की नुकसान होता है, किसी का जान माल का नुकसान होता है या प्रॉपर्टी का नुकसान होता है या गाड़ी का नुकसान होता है तो उसे वो इंश्योरेंस है वो उसके अंदर कवर है। वो अगर मानो किसी की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की गाड़ी बच जाती है तो वो जो क्लेम है वो इंश्योरेंस पे करेगी, और यही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। जी, जाते जाते आप हमारे जो दर्शक है और ख़ासकर जो लोग गाड़ियाँ लेके घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो टीनेजर्स हों या फिर आम लोग भी हों, उनको क्या थोड़ा सा टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, मैं सबसे पहले तो पेडेस्ट्रियन को बोलूँगी कि कीप टू द राइट, अपनी राइट साइड चलें, क्योंकि रोड नैरो हैं तो वो उनको सामने से आती हुई गाड़ी दिखेगी, और क्योंकि कीप टू द राइट जो है वो गाड़ियों के लिए है, और अपनी जो नियम्स हैं वो उसका पूरा पालन करें और अपने सेफ ड्राइव चलें, अपनी भी
ध्यान रखें और दूसरों के भी जी, जान माल का ध्यान जी। रखें। मोनिका सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और मोटर व्हीकल एक्ट यानी मोटर वाहन अधिनियम के बारे में आपने इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कानूनी सलाह कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।